नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी पे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ 3.5 घंटे नॉवल का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस सनसनीखेज नॉवल के दूसरे पार्ट को, जिसका नाम है 3.5 घंटे। आप उसे भूल गए, उसे जिसकी वजह से आज आपका नाम लाखों करोड़ों पाठक जानते हैं, वरना आप शायद आपका कोई अस्तित्व ही ना होता। आप उसी को भूल बैठे थे। उफ, काश आपने पहले कहीं मुझे बताया होता। काश उस वक्त मुझे पता होता कि वो इतनी महान है, तो मैं बड़ी श्रद्धा से सुनकर उसके चरण स्पर्श करती। मधु, जानते हो क्यों? मैं हक्का बक्का सा उसे देख रहा था, जबकि वो कहती चली गई। मैं उससे क्षमा मांगती, ये कहती कि मेरा पति खुदगर्ज है, उसे भूल गया था। अपने स्वार्थी पति की तरफ से मैं क्षमा मांगती हूँ। मधु के तमतमाए चेहरे की तरफ मैं देखता ही रह गया। काफी देर तक तो कुछ कहने का साहस ही ना जुटा सका। काफी कोशिश के बाद थोड़ी देर के बाद मैं बोला, लगता है कि तुम ठीक ही कह रही हो मधु, मुझे विभा को नहीं भूलना चाहिए था। अगर आप सच पूछे तो आपकी सरस्वती विभा ही है। उस दिन केबिन में जो बातें उसने आपसे की, वे इतनी सुलझी हुई और सत्यता से भरी बातें थी कि मैं वैसी बातें करने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने तो आज से पहले ये भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की इतने सुलझे हुए दिमाग की भी हो सकती है। सचमुच मधु, मैं एक बार फिर कहूंगा कि विभा बेहद ब्रिलियंट है। आज उसे देखते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। दिल के जख्म पर लगे टांके जैसे उधड़ते चले गए। वो बेहद सम्मानित है, मेरे लिए श्रद्धा का पात्र है। मुझे देखते ही उसका चेहरा किस तरह खिल उठा था। हे भगवान, जल्दी डिनर का वक्त हो ताकि उस देवी के चरण छूकर मैं आपके गुनाह की माफी मांग सकूं। ये सोचकर मेरे मन में मधु के लिए ढेर सारा प्यार उमड़ आया कि ये शब्द उसने उस लड़की के लिए कहे हैं जिसका मैं कभी बुरी तरह दीवाना रहा था। ये जानने के बाद कि जिंदल परिवार की बहुरानी से हमारे इतने घनिष्ठ संबंध है, होटल का सारा स्टाफ हमें विशेष सम्मान और श्रद्धा से देखने लगा था। मैनेजर ने हमें बताया था कि जिंदल परिवार ने अपने निवास स्थान का नाम मंदिर रखा है। 6:45 बजे हम टैक्सी द्वारा मंदिर की तरफ रवाना हो गए। जब मंदिर के पोर्च में हम टैक्सी से उतरे तो भौचक्के से अपने चारों तरफ देखने लगे। मंदिर नाम की वो इमारत किसी भी रूप में ताजमहल से कम खूबसूरत नहीं थी। ऊंची और संगमरमरी बाउंड्री वॉल के घिरे भूभाग के बीचों बीच खालिस सफेद रंग के संगमरमरी पत्थरों से बनी 5 मंजिली इमारत सीना ताने खड़ी थी। इमारत के चारों तरफ लॉन था। लॉन में दीवार, अशोक, जामुन और सहतूत आदि के अनेक वृक्ष थे। घास ऐसी थी जैसे हरे रंग का मखमली कालीन बिछा हो। क्यारियों में खिले सैकड़ों किस्म के फूल वातावरण को महकाए हुए थे। इमारत का मुख्य द्वार किसी किले की तरह विशाल एवं भव्य था। द्वार के मस्तक पर लिखा था मंदिर। किसी बगुले के से सफेद रंग की बेदाग वर्दी पहने मंदिर के 4 सेवकों ने हमारी अगवानी की। वे हमें इमारत के अंदर ले गए। हमने देखा कि इमारत के भीतरी भाग में लगे सभी पत्थरों पर रामायण की चौपाइयां लिखी थी। सिर्फ फर्श पर चौपाइयां नहीं लिखी थी। हमारी अगवानी करते हुए सेवक हमें कई गैलरियों, हॉलों और दलानों से गुजरते हुए ले जा रहे थे। दीवारों, थंबों और छतों में जड़े पत्थरों पर लिखी रामायण की चौपाइयों को मैं और मधु पढ़ते हुए भौचक्के से चले जा रहे थे। अचानक ही मैंने एक सेवक से पूछा कि क्या समूची इमारत पर ही चौपाइयां लिखी हैं? तब उसने बड़े सम्मानित स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, दरअसल इमारत की सभी दीवारों पर चौपाइयों के रूप में संपूर्ण रामायण लिखी हुई है, इसलिए इस इमारत का नाम मंदिर रखा गया है। संपूर्ण रामायण? न चाहते हुए भी मेरे मुंह से चकित स्वर निकल पड़ा। आगे बढ़ते हुए उसने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर्फ इतना ही कहा, जी हाँ। मेरा दिमाग झन्ना कर रह गया। मन ही मन उस आइडिया की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मधु भी भौचक्की सी मेरे साथ सेवकों के पीछे चली जा रही थी। सेवकों ने हमें एक बहुत बड़े हॉल में पहुंचा दिया था। वही विभा थी जो हमें देखते ही स्वागत के लिए खड़ी हो गई। यदि मैं उस हॉल की खूबसूरती का वर्णन करने बैठूं तो शायद कई पेज भरता चला जाऊंगा, इसलिए संक्षेप में केवल इतना ही लिखूंगा कि हॉल इंद्र की मधुशाला जैसे लग रहा था। बीचों बीच एक बहुत लंबी डाइनिंग टेबल रखी थी।
टेबल पर सजे थे चांदी के चमचमाते बर्तन। विभा ने हमें डाइनिंग टेबल से संबंधित कुर्सियों पर बैठाया। मधु ने सचमुच उसके चरण स्पर्श करे मेरे स्वार्थीपन की क्षमा मांगी। जब मधु ने ऐसा किया तो कुछ भी ना समझने के कारण विभा बौखला सी गई। जब मैंने उसे सब कुछ समझाया तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। बोली, वेद को एक अच्छा लेखक बनाने के लिए मैंने कुछ नहीं किया। कोई किसी को कुछ नहीं बना सकता। हर व्यक्ति अपने टैलेंट और मेहनत से कुछ बन जाया करता है। कुछ देर तक इसी तरह की औपचारिक बातें होती रही। मैंने चौंकते हुए पूछा, मिस्टर अनूप कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। अभी आ जाएंगे। विभा के स्वर में अजीब सी गंभीरता उभर आई। लेकिन हमें यहां बुलाकर वे खुद कहाँ चले गए? गए कहीं नहीं, उस कमरे में है। विभा ने एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। मैं और मधु चकित रह गए। दृष्टि बंद दरवाजे पर स्थिर हो गई। मेरे मुंह से हैरत में डूबा स्वर निकला। उस कमरे में? मगर क्यों? मिस्टर अनूप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? उन्हें बुलाओ विभा। अभी नहीं। विभा का स्वर पहले से ज्यादा गंभीर था। 7:30 बजा रही वॉल क्लॉक की तरफ देखती हुई वो बोली, और 30 मिनट लगेंगे। 30 मिनट? मगर किस चीज में? उनके बाहर आने में। मैं कुछ समझा नहीं विभा। मेरा स्वर हैरत में डूबा जा रहा था। मिस्टर अनूप ठीक 8 बजे ही उस कमरे से बाहर क्यों निकलेंगे? वहां वे क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो उनके बाहर आते ही खुद मुझे भी उनसे पूछना है। तुम अजीब सी रहस्यमय बातें कर रही हो विभा। ऐसा क्या है? क्या वे हर रोज इस समय उसी कमरे में बंद होते हैं? नहीं। तो फिर? उस वक्त ठीक 4:30 बजे थे जब वे यहां आए। मुझसे बोले कि वे उस कमरे में जा रहे हैं। ठीक 3.5 घंटे तक उस कमरे में रहेंगे। मैं चकरा गई। सोचने लगी कि 3.5 घंटे तक वे अकेले उस कमरे में बंद होकर क्या करेंगे। यही सवाल मैंने उनसे पूछा भी, किंतु उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। जब मैंने ज्यादा जिद की तो उल्टे डांटने लगे। मैं चकित निगाहों से देखती रह गई, क्योंकि पहले कभी वे मुझ पर इस तरह नहीं झुंझलाए थे। मैं अवाक सी खड़ी उनकी तरफ देख ही रही थी कि वे मुझे कठोर शब्दों में ये हिदायत देकर कमरे में चले गए कि 3.5 घंटे से पहले उन्हें किसी भी सूरत में डिस्टर्ब ना किया जाए। मेरे चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। मधु भी चकित सी विभा की तरफ देख रही थी। ना रहा गया तो बोला, मगर ये क्या बात हुई विभा? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। समझ तो मैं खुद भी नहीं पा रही हूं वेद। अचानक ही विभा के सुंदर मुखड़े पर मौजूद गंभीरता अपना आकार बढ़ाती चली गई। मेरी अटपटी बातें सुनकर जितने चकित तुम रह गए हो, उससे कहीं ज्यादा हैरत में मैं खुद हूं। जो कुछ मैंने देखा और सुना है उसने मेरी बुद्धि चकरा दी है। तुमने क्या सुना है? हम लोगों ने तुम दोनों को कोई उपहार देने का निश्चित किया था, अतः उपहार खरीदने के लिए हमें बाजार जाना था। उस वक्त करीब 3:30 बजे थे जब मैं बाजार चलने के लिए तैयार होकर इस हॉल में आई। वे पहले से ही तैयार हुए यहाँ बैठे थे। कुछ देर तक हम यहीं बैठे विचार विमर्श करते रहे कि तुम्हें उपहार में क्या दे, किंतु कुछ निश्चय नहीं कर सके। तब अनूप ने कहा कि ये निर्णय हम बाजार में ही कर लेंगे। हम उठकर दरवाजे की तरफ बढ़े ही थे कि एक व्यक्ति हॉल में प्रविष्ट हुआ। हम ठिठक गए। तुम? उसे देखते ही अनूप के मुंह से निकला था। मैंने अचानक अनूप की तरफ देखा और देखते ही बहुत चक्की रह गई, क्योंकि अनूप का चेहरा हल्दी के समान पीला पड़ गया था। वो एक पतला दुबला और करीब 6.5 फुट लंबा व्यक्ति था, जिस पर काला कोट और काली ही पतलून पहने हुए उस व्यक्ति के होठ मोटे, काले और भद्दे थे। आंखें किसी नशे के कारण सुर्ख और डरावनी सी। अनूप की तरफ देखता हुआ वो निरंतर जहरीले अंदाज में मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनूप ने लगभग चीखते हुए पूछा। जवाब में उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। भद्दा हाथ कोट की जेब में आ गया और जब वो बाहर आया तो उसमें एक संतरा दबा हुआ था। संतरे को देखते ही अनूप के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने संतरा हवा में उछाला, लपका, फिर हवा में उछाला, लपका और बार बार ऐसा ही करता हुआ अनूप की तरफ बढ़ने लगा। मैं कभी उस व्यक्ति को देख रही थी और कभी अनूप को। अनूप की दृष्टि संतरे पर टिकी थी और उसे भयवश कांपते देखकर मैं हैरान थी। प्लीज प्लीज ये संतरा जेब में रख लो। अनूप गिड़गिड़ा उठा। वो हंसा। बड़ी भयानक हंसी थी उसकी। अनूप के चेहरे को मैंने पसीने पसीने होते देखा। रो देने के अंदाज से वो चीख पड़ा, आखिर तुम चाहते क्या हो? यहाँ क्यों आए हो? आपको मेरे साथ चलना होगा, कहते हुए संतरा उसने जेब में रख लिया। कहाँ? जहां मैं कहूं।
मगर इस वक्त तो मैं अपनी पत्नी के साथ। खामोश। अनूप का वाक्य पूरा होने से पहले ही वो गुर्रा उठा। तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं इस संतरे को यहीं छीलना चालू कर दूंगा और फिर इसकी फांकें बिखर जाएंगी। नहीं। अनूप पागलों की तरह चीख पड़ा। तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। विभा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। लेकिन तो प्लीज विभा, इस वक्त कोई सवाल मत करो। वापस आकर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल मैं इसके साथ जा रहा हूं। कहने के बाद वे कुछ इतनी तेजी से हॉल का दरवाजा पार कर गए कि मुझे भी कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल सका। मैं हक्की बक्की सी खड़ी रह गई, जबकि वे और उनके साथ ही वो संतरे वाला आदमी भी जा चुका था। बहुत देर तक मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ सी मुंह फाड़े खड़ी उस दरवाजे को देखती रही जिससे वे निकल कर गए थे। फिर धम से सोफे पर गिर पड़ी। तुम्हारे लिए प्रेजेंट लाने की बात मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। सोफे पर पड़ी 2-4 मिनट में ही घट गई उस आश्चर्यजनक घटना के बारे में सोच सोचकर हैरान और चिंतित होती रही। रह रहकर मेरी आंखों के सामने संतरे वाला आदमी, उसकी जहरीली मुस्कान, उसके शब्द, अनूप की घबराहट, उनकी गिड़गिड़ाहट चकराने लगी। करीब 1 घंटे बाद यानी 4:30 बजे वे तेजी से और लंबे लंबे कदमों के साथ हॉल में पुनः प्रविष्ट हुए। मैं एक झटके से खड़ी हो गई। इस बार उनके साथ संतरे वाला आदमी नहीं था। मुझे वो देखते ही रहे। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वे किसी उलझन में उलझे हुए थे, बेहद परेशान। चाहकर भी मैं कुछ बोल ना सकी, जबकि उन्होंने कहा, तुम विभा, तुम अभी तक यहीं हो? जी। मेरे गले में जैसे कुछ फंस गया था। मधु और वेद के लिए कोई प्रेजेंट लेने नहीं गई? जी नहीं। क्यों? मैं तो कह गया था कि आप तो जानते हैं मैं कभी अकेली बाजार नहीं जाती हूँ। ओफो, तुम समझती क्यों नहीं विभा? फिलहाल मुझे काम है, तुम जाकर कोई प्रेजेंट ले आओ। अब आपको क्या काम है? मैं उस कमरे में जा रहा हूँ। 3.5 घंटे तक मुझे उसी कमरे में कोई जरूरी काम करना है। याद रहे, तुम या अन्य कोई भी मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। मगर ऐसा क्या काम है? कमरे की तरफ बढ़ते हुए वे ठिठके और बोले, फिलहाल मैं कुछ नहीं बता सकता। यदि दिमाग ने साथ दिया तो 3.5 घंटे बाद इस कमरे से निकलकर ही सब कुछ बताऊंगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। वो संतरे वाला आदमी कौन था? आप संतरे से इस कदर क्यों डरते हैं? इस वक्त मेरे पास तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब देने के लिए वक्त नहीं है। एक एक क्षण कीमती है। याद रखना विभा, 3.5 घंटे से पहले मुझे किसी भी हालत में डिस्टर्ब ना किया जाए। उनकी इस चेतावनी के बाद मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उस कमरे के अंदर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। चिटकनी बंद होने की आवाज ने मेरे होश उड़ा दिए। तब से अब तक 3 घंटे से कुछ ज्यादा समय हो चुका है। वे उसी कमरे में बंद हैं। विभा की उस छोटी सी कहानी ने हमें बुरी तरह हैरान कर दिया। बहुत चक्के से काफी देर तक हम विभा के सुंदर मुखड़े को देखते रह गए। हम इतने ज्यादा चकित थे कि चाहकर भी थोड़ी देर तक कुछ बोल नहीं सके। विभा की कहानी के मुताबिक जो सवाल संतरे वाले आदमी के आने के बाद से उभरे थे, उनका जवाब सिर्फ अनूप ही दे सकता था, और वो कमरे में बंद था। 3.5 घंटे के लिए मेरी नजर अनायासी वॉल क्लॉक की तरफ उठ गई। 7:40 हो चुके थे। पर्दा उठने में सिर्फ 20 मिनट ही रह गए थे, मगर वे 20 मिनट हमें 20 युगों से लगने लगे। मैं बोला, शायद मैंने तुम में एक अद्भुत गुण देखा था। किसी भी व्यक्ति को देखते ही उसके पेशे, आर्थिक स्थिति और उसकी आदतों आदि के बारे में सही सही बता देती थी। तो क्या तुम में अब भी वो अद्भुत क्षमता है? वो अद्भुत क्षमता नहीं थी वेद। किसी भी व्यक्ति को ध्यान से देखकर उसके चाल ढाल, रंग रूप के बारे में सोचकर काफी कुछ बताया जा सकता है। क्या तुम आज भी ऐसा कर सकती हो? हाँ। तो संतरे वाले आदमी के बारे में कुछ बताओ विभा। उसे तुमने देखा था, वो क्या था? उसकी आर्थिक स्थिति, पेशा, आदतें, क्या तुम बता सकती हो कि वो क्या काम करता था? उसके बारे में सोचकर ही तो मैं ज्यादा चिंतित हूं। क्या मतलब? निश्चित रूप से वो कोई गुंडा था, बहुत ही निम्न स्तर का। वो किसी भी लूट में शामिल होने से लेकर कत्ल तक कर सकता था। ओह, मेरे मस्तक पर चिंता की लकीरें उभर आई। मधु ने चिंतित स्वर में पूछा, मगर तुम ये कैसे कह सकती हो विभा बहन? उसके चेहरे पर मौजूद कठोरता कहती थी कि वो कत्ल कर सकता था। चाल बता रही थी कि वो गुंडा है।
अनूप को धमकाते वक्त उसके होठों पर जो मुस्कान उभर रही थी वो सिर्फ पेशेवर ब्लैकमेलर के होठों पर ही उभर सकती है। उसने कीमती काला सूट पहन रखा था जो उसके धनवान होने का सबूत था। ओह, मधु की आंखों में विभा के लिए प्रशंसा के भाव उभर आए, मगर असल में वो धनवान नहीं था। क्या मतलब? मैं चौंक पड़ा। बेशक वो कीमती सूट पहने हुए था, किंतु उसके बाएं हाथ में जो घड़ी थी वो बेहद सस्ती थी। इससे जाहिर होता है कि असल में उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। केवल अच्छे कपड़े पहनकर वो ऐसा दर्शाने की चेष्टा कर रहा था। उसके हाथ पैर देखकर मैं जान गई थी कि वो कोई शारीरिक मेहनत का काम नहीं करता। दिमाग उसमें था नहीं, अतः दिमागी काम भी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि वो किसी भी तरह की मेहनत नहीं करता, हराम की कमाई खा रहा है। कमाल है विभा बहन, आप किसी भी व्यक्ति को देखकर इतना सब कुछ बता सकती हैं। मधु का स्वर हैरत में डूबा हुआ था। मैं ही नहीं मधु बहन, कोई भी किसी व्यक्ति को देखते ही इतना सब कुछ बल्कि इससे भी ज्यादा बता सकता है। जरूरत केवल किसी को भी देखकर उसके बारे में गहराई से सोचने की होती है। एक मजदूर यदि करोड़पति सेठ के कपड़े पहनकर तुम्हारे सामने आ खड़ा हो तो उसे देखकर तुम थोड़ा सा सोचते ही बता सकती हो कि वो सेठ नहीं है। उसी तरह एक सेठ मजदूर नहीं बन सकता। मगर इंसान इस नजरिए से सोचता कहाँ है विभा बहन? यही तो चूक हो जाती है। यदि सोचे तो सामने वाला खुली किताब के समान बन जाता है। जरूरत सिर्फ उसे पढ़ने वाली आंखों की होती है। जिन चीजों को हम साधारण या अर्थहीन समझकर छोड़ देते हैं, दरअसल वही चीजें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को खुली किताब बना देते हैं। क्या तुम ये भी बता सकती हो विभा कि मिस्टर अनूप उसे देखकर आतंकित क्यों हो गए थे? जाहिर है कि वे उस व्यक्ति से पूर्व परिचित थे और संतरे वाला व्यक्ति उनके जीवन के किसी ऐसे भेद से वाकिफ है जिससे वे किसी अन्य को नहीं कराना चाहते। और उस भेद का संबंध किसी न किसी रूप से संतरे से है। हाँ, संतरे से किसी भेद का क्या संबंध हो सकता है? ये तो वही बता सकते हैं। कहने के साथ ही विभा की नजरें बंद कमरे की तरफ उठ गई। मैं वॉल क्लॉक की तरफ देखने लगा। 7:45 बजे थे। मुझे ये देखकर दुख सा हुआ कि अभी सिर्फ 5 मिनट ही गुजरे हैं। हमारे बीच सन्नाटा छा गया, इतना जबरदस्त सन्नाटा कि वॉल क्लॉक की टिक टिक स्पष्ट सुनाई देने लगी। हम तीनों ही अपने अपने विचारों में गुम हो गए। सबके दिमाग में शायद सवाल एक जैसे ही थे। घड़ी की सुइयां बहुत ही मंथर गति से रेंग रही थी। हमारे दिल घड़ी के सुइयों की तरह तेजी से धड़कने लगे थे। घड़ी की रेंगती हुई सुइयों के साथ ही हमारे दिलो दिमाग पर हावी उत्तेजना और जिज्ञासा बढ़ने लगी। हम कभी वॉल क्लॉक की तरफ देखते, कभी कमरे के बंद दरवाजे को। धड़कनें और बेचैनी बढ़ती चली गई। समय सरक रहा था। अनूप को उस कमरे में बंद हुए 3.5 घंटे गुजरने वाले थे। किसी तरह वे तनावपूर्ण क्षण गुजरे तो 3.5 घंटे भी गुजर गए और वॉल क्लॉक ने टनटनाना शुरू कर दिया। घंटा 8 बजे का संदेश दे रहा था। बड़ी उम्मीद भरी हमारी नजरें कमरे के बंद दरवाजे पर टिकी हुई थी कि एकदम से मंदिर में फायर की एक जोरदार आवाज गूंज गई। फायर की आवाज बंद कमरे के अंदर से उभरी थी। उछल पड़ने के अंदाज से हम तीनों एक झटके के साथ खड़े हो गए। एक भयानक आशंका ने हमें जड़ मूल तक हिलाकर रख दिया। रोंगटे खड़े हो गए, धड़कनें जैसे रुक गई। पहले विभा, फिर मैं और मेरे बाद मधु उस कमरे के बंद दरवाजे पर झपट पड़े। कमरे के अंदर खामोशी छा गई थी। मंदिर में कोहराम मच गया। पागल से होकर हम तीनों जुनूनी अवस्था में बंद दरवाजे को झंझोड़ने लगे। साथ ही अनूप का नाम ले लेकर चीखते भी रहे, मगर हमारी किसी भी हरकत के जवाब में अंदर से हल्की सी भी आहट ना उभरी। भागते हाँफते और बदहवास से मंदिर के ढेर सारे सेवक जमा हो गए थे। भयानक आशंका हमारे दिलों में अपना आकार बढ़ाती चली गई। मैं या मधु तो उस वक्त तक होश भी न संभाल पाए थे जब विभा ने चीखकर सेवकों को दरवाजा तोड़ डालने का हुक्म दिया। सेवक दरवाजे पर झपट पड़े। हम एक तरफ हट गए। धड़ाम धड़ाम की आवाज गूंजने लगी। सेवक पूरी जी जान से दरवाजा तोड़ने के काम में जुट गए थे। हम तीनों पसीने पसीने हो गए थे। एक जबरदस्त धमाके के साथ दरवाजा टूटकर कमरे में जा गिरा। वातावरण में एक साथ अनेक चीखें गूंज गई। हम तीनों भी टूटे हुए दरवाजे पर झपटे। कमरे में दाखिल होते ही विभा के हलक से चीख उबल पड़ी, नहीं! मेरे होश उड़ गए, टांगे कांपने लगी। मधु का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में भी मेरी तरह खौफ ही खौफ नजर आ रहा था। चीखती हुई विभा कमरे के फर्श पर गिर गई। फिर अपनी दोनों कलाइयां उसने फर्श पर दे मारी।
उफ! खतरनाक कांच की चूड़ियां टूट गई। कांच के नन्हे नन्हे टुकड़े चारों तरफ उछलकर बिखर गए। एक झटके से उसने अपनी सुहाग की बिंदिया पोंछ डाली। मेरा दिलो दिमाग हाहाकार कर उठा। विभा पछाड़ों के साथ दहाड़े मार मार कर रो रही थी। पागल सी हुई वो अपना सिर फर्श पर पटक रही थी। घबराकर मैंने मधु को इशारा किया। मधु विभा को संभालने के लिए आगे बढ़ी। मेरी दृष्टि मंदिर के सेवकों की तरह लाश पर चिपक कर रह गई थी। अनूप की लाश पर। लाश एक मेज के पीछे कुर्सी पर थी। कुर्सी पर बैठे अनूप का सिर मेज पर था। दाएं हाथ में रिवॉल्वर, दाई कनपट्टी पर गोली का सुराख और सुराख से गर्म गाढ़ा खून अभी तक बह रहा था। मेज की चमकदार सनमाइका भीगती जा रही थी। मेज पर ही एक खुला हुआ पेन और कागज पड़ा था। दाई तरफ फोन रखा था, परंतु रिसीवर क्रेडल पर नहीं था। मेज से नीचे हवा में झूल रहा था। सनमाइका पर बहते खून की बूंदें टप टप करके झूलते रिसीवर के माउथपीस में गिर रही थी। हॉल में रखे फोन पर से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सभी सेवक दहाड़े मार मार कर रो पड़े थे। सारे मंदिर में बड़ा ही करुणाजनक रुदन गूंज गया। मेरा दिल भी फूट फूट कर रोने के लिए मचल उठा। जबड़े भींचकर मैंने सख्ती से अपने रोने की इच्छा को दबाया। मैं आगे बढ़ा। मधु विभा को संभालने में लगी थी। मैं अभी मेज के समीप पहुंचा ही था कि नहीं वेद, उनकी लाश को छूना नहीं। अचानक ही विभा की गुर्राहटदार चीख ने मुझे उछाल दिया। मैंने चौंक कर विभा की तरफ देखा और दंग रह गया। आंसुओं से भीगे उसके चेहरे पर कठोरता थी। सारा श्रृंगार धुल चुका था। आश्चर्यजनक तरीके से जैसे वो रोना भूल गई थी। मधु अनावश्यक रूप से उसे पकड़े खड़ी थी। मेरे साथ सभी हैरत अंगेज निगाहों से उसे देखते रह गए। विभा की आंखें अनूप की लाश पर स्थिर थी और उस लाश को देखते ही देखते मेरी विभा का चेहरा पत्थर की तरह सख्त, खुरदरा और कठोर होता चला गया। रोना भूलकर वो स्थिर से कदमों से मेज की तरफ बढ़ी। बहुत ध्यान से उसने मेज पर मौजूद चीजों को देखा। अंत में उसके साथ ही मेरी नजर भी खुले पेन के समीप पड़े उस कागज पर स्थिर हो गई जिस पर एक अजीब सी आकृति बनी हुई थी। मैंने ध्यान से उस आकृति को देखा। कागज पर उस आकृति के ऊपर एक वाक्य लिखा था। वाक्य निम्न था: 3.5 घंटे की कोशिश के बावजूद, क्योंकि मैं इसका अर्थ नहीं समझ सका हूं, इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ यह आकृति है, अन्य कोई नहीं। वाक्य को पढ़कर मेरी बुद्धि चकरा गई। कदाचित विभा ने भी वो वाक्य पढ़ लिया था, तभी तो उसने झपटने के से अंदाज में उस वाक्य को उठा लिया। गौर से आकृति को देखा। आकृति निम्न थी। आकृति में एक एस का साइन बना था और उस एस के हर कोण पर बिंदु से मार्क किया गया था। 6 मार्क्स थे। एस के ऊपर एक त्रिकोण बना था और त्रिकोण के अंदर ऐसी लाइनें खींची गई थी जिससे त्रिकोण के अंदर 12 त्रिकोण और बन गए थे। त्रिकोण के एक तरफ एल लिखा था और एक तरफ नंबर लिखा था। सुनने वालों की आसानी के लिए और समझ के लिए मैं इस आकृति का चित्र वीडियो में डाल दूंगा। आकृति को देखकर विभा की आंखें सिकुड़ती चली गई। संकुचित सी होने के बाद विभा की आंखें गोल हो गई। कदाचित वो इस आकृति का अर्थ निकालने की कोशिश कर रही थी। कोशिश मेरी भी यही थी, परंतु मैं कुछ भी ना समझ सका। यदि वो वाक्य अनूप ने ही लिखा था तो बड़ी अजीब सी बात थी। 3.5 घंटे से इस कमरे से बंद होकर क्या अनूप इसी आकृति का अर्थ निकालने में व्यस्त था? वो अर्थ नहीं निकाल सका। इसमें आत्महत्या करने की जरूरत कहां से आ पड़ी? बड़ी अजीब सी उलझन थी। अभी मैं समझ भी नहीं सका था कि विभा आकृति का अर्थ समझ पाई है या नहीं कि मंदिर में भारी बूटों की आवाज गूंज उठी। 4-5 पुलिस सहकर्मियों के साथ इंस्पेक्टर त्रिवेदी कमरे में दाखिल हुआ। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके चेहरे पर अजीब सी वेदना भरी कठोरता उभर आई। सिर से कैप उतार ली उसने और मेज की तरफ बढ़ा। पेट्रोल पर दौड़ने वाली आग के समान अनूप की मृत्यु का समाचार सारे जिंदलपुरम में फैल गया। जिसने सुना वही धक से रह गया, हक्का बक्का अवाक सा। जिंदल परिवार से संबंधित फैक्ट्रियों, मिलों और दूसरे व्यापारिक संस्थानों का तो चक्का जाम हो ही गया। साथ ही जिंदलपुरम में मौजूद बाजार और ऑफिस तक बंद हो गए। सभी मंदिर की तरफ उमड़ पड़े। वैसा वातावरण था जैसा किसी भी राष्ट्र में किसी जनप्रिय नेता के देहांत हो जाने से होता था। सबका प्यारा, जिंदलपुरम का प्रिय, गरीबों का मददगार, दुखियों का साथी और एक आदर्श युवक के रूप में वो जिंदलपुरम के हर निवासी के दिल में वास करता था। वो समूचा छोटा सा औद्योगिक नगर शौक में डूब गया। हर आंख में आंसू, हर चेहरे पर दर्द।
दुख में डूबी भाव विहलव भीड़ मंदिर में घुस जाना चाहती थी। भीड़ को काबू करने के लिए समीप के महानगर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स जिंदलपुरम बुलानी पड़ी थी। फोर्स मंदिर को घेरे भीड़ को नियंत्रित कर रही थी और अंदर आईजी पुलिस तक रेंज के अधिकारी आ चुके थे। पुलिस के फोटोग्राफर लाश और दुर्घटना वाले कमरे के विभिन्न कोणों से फोटो ले रहे थे। फिंगरप्रिंट्स वाले अपना काम कर रहे थे। पोस्टमार्टम विभाग के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। विभा अनेक स्त्रियों से घिरी हॉल के एक कोने में बैठी सिसक रही थी। उसे सांत्वना देने वालों में ही मधु भी थी और मैं उससे काफी दूर हॉल के दूसरे कोने में गुमसुम सा खड़ा विभा को देख रहा था। अपनी विभा को, उसे जिससे कभी मैंने बेइंतहा प्यार किया था, आज भी करता हूं उसे, जिसके सुहागिन होने की मैंने कभी कल्पना की थी, और उसे जिसकी जिंदगी में कदम रखते ही जिसे विधवा कर दिया था मैंने। विधवा। आह, मेरे अंदर से एक हुक सी उठी। दिमाग में ये विचार आते ही मैं कंपकपा गया कि मेरी विभा की जिंदगी में मैंने दोबारा कदम रखा और वो विधवा हो गई। क्या मेरी विभा के सुहाग को मेरी नजर लगी है? कहीं ये सब इसलिए तो नहीं हुआ कि मैंने भी उसकी मांग, उसकी बिंदिया और उसके मंगलसूत्र को अपने लिए देखे जाने की कल्पना की थी? क्या मेरी नजर ने ही उसकी मांग से सिंदूर पहुंचकर राख उड़ा दी है? क्या मेरी ही नजर उसकी बिंदिया, उसके मंगलसूत्र को डस गई है? जरूर मुझे विभा को अनूप के लिए श्रृंगार करते देखकर जलन हुई होगी। हॉल के उस कोने में खड़ा मैं ऐसे ही ढेर सारे मूर्खतापूर्ण विचारों की मौजूदगी में खुद को अपराधी सा महसूस कर रहा था। न चाहते हुए भी मेरे दिल में ऐसे सैकड़ों विचार उठ रहे थे। अचानक ही आईजी साहब मेरे पास आए। मेरा परिचय, जिंदलपुरम में आने का उद्देश्य आदि पूछा। बिना कुछ छुपाए मैं सब कुछ बताता चला गया। सुनने के बाद उनके चेहरे पर हैरत के असीमित भाव उभर आए। फिर जेब से वही कागज निकालकर मुझे दिखाते हुए बोला, ये कागज हमें लाश के पास मिला है। मैं जानता हूं। क्या इस पर लिखा वाक्य मिस्टर अनूप ने ही लिखा था? जज जी, मैं विश्वासपूर्वक नहीं कह सकता। क्यों? उन्होंने मुझे कड़ी दृष्टि से घूरा। मैंने पहले कहीं मिस्टर अनूप की राइटिंग कभी नहीं देखी है। ओह, कहकर वो चुप हो गए। फिर जाने क्या सोचकर उन्होंने मधु को स्त्रियों के बीच से बुलाया। उसके बयान लिए। सवाल लगभग वही थे जो मुझसे किए गए थे, जवाब ठीक वही थे जो मैंने दिए थे। उसके बाद उन्होंने विभा के बयान लेने की इच्छा जाहिर की। बहुत से लोगों की यह राय थी कि उस वक्त ये बयान देने की स्थिति में नहीं, परंतु विभा स्वयं ही बयान देने के लिए उठ खड़ी हुई। विभा और आईजी साहब एक कमरे में चले गए। कमरा बंद कर लिया गया। मैं उस वक्त नहीं जान सकता था कि कमरे के अंदर क्या बातें हुई, परंतु बाद में विभा से जो कुछ पता लगा वही यहाँ लिख रहा हूँ। विभा से भी आईजी साहब को लगभग वही कहानी सुनने को मिली जो हमसे सुन चुके थे। तब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें अपने यहाँ जो आने वाले मेहमान हैं उन पर कोई शक है? नहीं, विभा ने दृढ़ता के साथ कहा था। उनका इस सब से कोई संबंध नहीं है। ओह, खैर, क्या इस कागज पर यह वाक्य आपके पति ने ही लिखा है? जी हाँ, लेकिन आईजी ने पूछा, आप ऐसा किस आधार पर कह रही हैं? मैं उनके द्वारा लगाए गए दशमलव को भी एक नजर में देखकर पहचान सकती हूँ और उसी आधार पर कह सकती हूँ कि यह आकृति उन्होंने नहीं बनाई। वाक्य निस्संदेह उन्होंने लिखा है। इसमें भी शक नहीं कि जिस पेन से वाक्य लिखा गया है, आकृति भी उसी पेन से बनाई गई है, और वो पेन वही था जो मेज पर से आपको मिला होगा। क्या वो पेन मिस्टर अनूप का ही था? जी हाँ। इसका मतलब यह है कि किसी अन्य ने मिस्टर अनूप से पेन लेकर कागज पर यह आकृति बनाई। ऐसा ही लगता है। क्या आप बता सकती हैं कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की? निश्चित ही इस आकृति का अर्थ न समझ में आने की वजह से उन्होंने आत्महत्या की है। हम समझे नहीं। आत्महत्या उन्होंने की नहीं है, बल्कि उनसे कराई गई है, और इसी वजह से मैं इसे आत्महत्या का नहीं बल्कि हत्या का मामला समझती हूँ। मेरे पति की हत्या की गई है। हत्या? जी हाँ। विभा का चेहरा कठोर होता चला गया। दांत भींचकर वो भभकते से स्वर से गुर्राती चली गई। किसी को आत्महत्या के लिए विवश करना हत्या करना ही होता है, बल्कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी की हत्या करने का ये एक नया तरीका है। आपकी बातों ने मुझे हैरत में डाल दिया है। जाहिर है कि मुजरिम ने उनसे इस आकृति का अर्थ पूछा। अर्थ निकालने के लिए 3.5 घंटे का समय दिया, और 3.5 घंटे में इसका अर्थ न बताने की सूरत में मुजरिम ने उन्हें संतरे से संबंधित भेद खोलने की धमकी दी।
शायद वो भेद इतना गहरा था कि उन्होंने इसके खुलने से पहले ही मर जाना बेहतर समझा। कमाल है, क्या आप शादी से पहले कहीं डिटेक्टिव रह चुकी हैं? जी नहीं, सिर्फ LLB पास की है। मुजरिमों की हिस्ट्री और उलझे हुए मर्डर केसों से संबंधित फाइलें पढ़ने का शौक रहा है। LLB के सेकंड ईयर में मेरे एक साथी छात्र का मर्डर हो गया था। थोड़ी सी तहकीकात उस केस में की थी और अब, कहते हुए विभा का चेहरा सख्त हो गया। कसम खाई कि उनके हत्यारे को मैं खुद तलाश करके अपने हाथों से बदला लूंगी। IG को लगा कि विभा भावुक होने जा रही है, इसलिए शीघ्रता से बोले, क्या आप दोबारा सामने आने पर संतरे वाले आदमी को पहचान सकती हैं? करोड़ों की भीड़ में भी विभा का भभकता स्वर। अच्छा, आप एक बात बताइए, बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछ रहा हूं। IG साहब ने पूछा। मुजरिम आपके पति से ही इस आकृति का अर्थ क्यों पूछना चाहता था, किसी अन्य से क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब सामने आते ही मुजरिम बेनकाब हो जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल यह है कि मुजरिम ने यह पहेली हल करने के लिए 3.5 घंटे का समय ही क्यों दिया, कम या ज्यादा क्यों नहीं? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। तो दोस्तों, ये था 3.5 घंटे नॉवल का दूसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।